नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट आर्मी के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मी में आने वाले सामान्य विज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चन। जो आप इन 15 क्वेश्चनों में से 13 प्लस क्वेश्चन सही करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम सटीक होने वाले हैं, एग्जाम के पैटर्न पर आधारित, और ये केवल आर्मी के लिए होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के सेशन पे चलते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ दोस्तों, एक बात और, मैं आज आपको एक एग्ज़ाम डेट आई है किसी सेंटर की, तो उसके बारे में बताऊंगा पूरी क्लास होने के बाद। दोस्तों, आप क्लास पे बनी रहिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। 15 में से 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है। तो दोस्तों, विसरण का अर्थ होता है फैलाव या बिखराव, यानी कि फैलाव का क्या कारण है वायुमंडल में, बिखराव का क्या कारण है प्रकाश के। तो दोस्तों, जो धूल के कण होते हैं उनसे टकराकर प्रकाश बिखरता है या फैलता है या विसरित होता है। क्वेश्चन एक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नांकित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है। जो तरंग दैर्घ्य में मान किस रंग का सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाल रंग का मान सर्वाधिक होता है तरंग दैर्घ्य में। और एक बात और दोस्तों, लाल रंग का केवल तरंग दैर्घ्य में मान सर्वाधिक होता है, बाकी सभी चीजों में मान न्यूनतम होता है दोस्तों। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य में मान सर्वाधिक होता है, बाकी सभी चीजों में न्यूनतम होता है। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तरंग दैर्घ्य में सर्वाधिक मान लाल रंग का होता है और सबसे न्यूनतम बैंगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम को क्या बोला जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट बोला जाता है दोस्तों इसको, जिप्सम को। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ऑप्शन ए में ये दिख रहा है, CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में हाइड्रोमीटर, ऑडियोमीटर, हाइड्रोफोन, थर्मोसीटिंग। तो आपको बताना है कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हाइड्रोफोन होता है जो जल का घनत्व मापने में काम आता है। ओडोमीटर होता है जो वाहनों की गति मापने में काम आता है, वाहनों में जो लगा होता है, स्पीडोमीटर बोलते हैं जिसे, स्पीड बताता है। हाइड्रोफोन होता है, वो होता है दोस्तों पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए या उनकी गणना करने के लिए उपयोग होता है। और थर्मोस्टेट होता है, शायद तापमान मापने में काम आता है दोस्तों। तो हाइड्रोफोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, हाइड्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन होने वाले हैं और एक सेंटर का एग्जाम डेट जारी हुआ है, तो वो भी देखने वाले हैं दोस्तों कि वो कहाँ का जारी हुआ है, कब का जारी हुआ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित होती है। जो एंडोस्कोपी होती है वो किस परिघटना पर आधारित होती है। जो शरीर के आंतरिक अंगों का अन्वेषण यानी कि शोध करती है। तो दोस्तों, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है। यानी कि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है, वह भौतिक राशि कौन सी है। तो दोस्तों, जो घनत्व होता है वो मात्रा में वृद्धि होने के बाद भी अप्रभावित या अपरिवर्तित रहता है। घनत्व हमेशा समान रहता है, चाहे किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो चाहे कमी हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। जो स्टील होती है उसमें कठोरता बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, आप पूरे 15 क्वेश्चनों को लगाइएगा और बताइएगा कि आपके 15 में से कितने सही होते हैं। यदि आपके 13 प्लस सही जा रहे हैं साइंस के, तो ऐसे मान के चलिएगा आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। और आर्मी जीडी में तो आपको ऐसे मान के चलिए 15 में से 13 करेक्ट करने पड़ेंगे। जीडी हो चाहे ट्रेडमैन हो, साइंस जीके में 13-13 का टारगेट लेके चढ़ना है। यदि ज़्यादा हो रहा है तो और भी अच्छी बात है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। विश्व का ही है दोस्तों ये सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा। हिंदी में इसको बोलते हैं बांस। जो अपने बांस आता है ना, साधारण भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बांस, बम्बू, वही।
तो ये इंग्लिश में इसका नाम होता है यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है जो सबसे तेज गति से बढ़ता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए यूकेलिप्टस यानी कि बांस के वृक्ष सर्वाधिक भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है ना दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पे यूकेलिप्टस या बांस के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है फौजी भाइयों, श्वेत फास्फोरस को निम्न में से किस में रखा जाता है। जो श्वेत फास्फोरस होता है उसको किस में रखा जाता है। तो दोस्तों केरोसिन में तो सोडियम को रखा जाता है जो सबसे अभिक्रियाशील धातु होती है, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। और जो श्वेत फास्फोरस होता है उसका जल में रखा जाता है ताकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल ना जाए या दहक ना जाए, तो इसको पानी में रखा जाता है दोस्तों, श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है। जो पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन होता है तो ये प्रोटीन पाचन या निर्माण में काम आते हैं। प्रोटीन के एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के काम आता है। और जो रेनिन होता है वो इसको दूध पाचक एंजाइम भी बोलते हैं। जो ये रेनिन होता है ये पनीर के काम आता है या पनीर बनाने में काम आता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम भी रेनिन को बोला जाता है और पनीर के किण्वक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन सा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। निम्न में से कौन है वो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। तो दोस्तों जो शैवाल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है वो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। क्वेश्चन 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी लाफिंग गैस है। हंसाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों। जो NO N2O CO SO2, तो इनमें से हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों NO होती है अपनी नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो बिजली गिरते समय पैदा होती है। N2O होती है वो हंसाने वाली गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और CO होती है वो कार्बन ऑक्साइड सबसे जहरीली गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है SO2। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। यानी कि प्रकाश का जो रंग होता है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो उसकी तरंग दैर्ध्य होती है ना, उसके आधार पर प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी वस्तु का वजन, यानी कि किसी वस्तु का वजन इनमें से कौन सा कथन सही है कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। गलत बात है भाई, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान नहीं होता। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही बात है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होगा वहीं पे ही किसी वस्तु का वजन भी ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है तो वस्तु का वजन भी वहीं पे सबसे अधिक होगा। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, नहीं, विषुवत रेखा पर तो न्यूनतम होता है। मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर अधिकतम होता है, ये कोई तथ्य नहीं हुआ दोस्तों। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है किसी वस्तु का वजन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि भाई मैं भी आप ही की तरह आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी भी एग्ज़ाम है, पता नहीं कब है, लेकिन जब भी होगी भाई मैं भी आर्मी की एग्ज़ाम दूंगा अब की बार। और मुझे भी तैयारी करनी होती है और आपके लिए मैं टाइम निकाल के ये पर्सन लाता हूँ अच्छे अच्छे बढ़िया लेवल के। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं भी आप ही की तरह आर्मी की तैयारी करने वाला भाई हूँ। दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि होती है जो पीनियल ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि दोस्तों मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है दोस्तों। दोस्तों मिश्रित ग्रंथि जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों है। आउटू यानी कि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड बोलते हैं इसको दोस्तों, थायराइड। यकृत ये सबसे बड़ी ग्रंथि आती है, ऑल ओवर सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। मास्टर ग्रंथि पीयूष या सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है ये दोस्तों। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है, पेनक्रियाज भी बोलते हैं इसको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीयूष।
तो चलिए दोस्तों हम उस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम डेट कहाँ की आई है और कहाँ के सेंटर की एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो नोटिस आया है वो है हेडक्वार्टर कोटा पैरासूट रेजिमेंट की है, जो बेंगलोर का है दोस्तों। ये पैरा कमांडो की जो भर्ती होगी ना, अभी 14 सितंबर से भर्ती चलेगी। तो 14 सितंबर को इसकी डॉक्यूमेंट चेकिंग होने को बताई जा रही है। फिर देखिए दोस्तों, फिजिकल के लिए इनको 15 सितंबर से 23 सितंबर तक फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। फिर मेडिकल होगा दोस्तों, जो फिजिकल में पास होंगे उनका 24 सितंबर को ही मेडिकल होगा। फिर उसके बाद इनको 29 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। यानी कि 31 अक्टूबर की एग्ज़ाम बताई जा रही है और 29 अक्टूबर को एडमिट कार्ड के लिए बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये एक पैराशूट रेजिमेंट पैरा कमांडो की वैकेंसी है जो अभी चलेगी 14 सितंबर से। तो दोस्तों इसकी एग्ज़ाम 31 अक्टूबर की बताई जा रही है। तो इसको देख के लगता है कि जो अपनी ओपन रैली है ZRO ARO IRO की, उनकी भी एग्ज़ाम होने की संभावना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसे ही लगता है कि शायद अक्टूबर में ये एग्ज़ाम होगी। और जो भी आगे नोटिस आएगा, अपडेट आएगी दोस्तों, हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा देंगे चैनल पे। तो दोस्तों आप चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ।